नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद बिहार में 24 घंटे में 74 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में न सिर्फ नए मामलों में कमी आई है बल्कि एक्टिव केस भी कम हुए हैं। इसका असर रिकवरी पर पड़ा है। प्रदेश की रिकवरी रेट अब 83.43 हो गई है। वहीं 12 मई को राज्य में कुल 1,11,740 लोगों की जांच कराई गई है। बिहार में 24 घंटे में 74 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 72 था। 7 दिनों से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं हो रही है। मृतकों में ज़्यादातर गंभीर बीमारियों वाले हैं। इसके अलावा 45 से कम उम्र के लोगों की भी जान जा रही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना हाईकोर्ट से गुरुवार को दूसरे दिन भी पप्पू यादव को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने पप्पू यादव मामले की त्वरित सुनवाई की याचिका खारिज कर दी है। इस बीच पप्पू यादव की पत्नी व पूर्व सांसद रंजित रंजन ने ट्वीट करके कहा है कि वे सरकार को बेनकाब करने पटना आ रही है। ईद उल फितर को लेकर दारुल उलूम व दीगर उलेमा ने ईद पर्व मनाने को लेकर फतवा जारी किया है। उलेमाओं ने कहा है कि ईद सादगी से मनाएं, भीड़ से बचें और ईदगाह आदि में सामूहिक रूप से नमाज ना करें। साथ ही ईदगाह वक्फ कमेटी ने ईदगाह के बजाय अपने मोहल्लों की मस्जिदों या घरों में सीमित संख्या के साथ नमाज अदा करने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ मुकाबला करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन को सफल बनाने में सबका सहयोग जरूरी है। बिहारवासी कोरोना के खिलाफ जंग में सफल होंगे। आप अपना हौसला एवं धैर्य बनाए रखें। सरकार बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। कृपया जागरूक एवं सतर्क रहें। प्रदेश जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पप्पू यादव का इतिहास किसी को पता नहीं है। हत्या समेत कई जघन्य अपराध में आरोपी पप्पू यादव किसी के मसीहा नहीं हो सकते। हत्या करके गंगा नहाने या दवा बांटने से क्या उस परिवार का दुख कम हो जाता है जिसने अपने स्वजनों को खोया। अजीत सरकार हत्याकांड समेत कई मामलों में जेल में रहे पप्पू यादव आज खोई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए दवा बांट रहे हैं। कल गलती से पावर में आ गए तो पुराना इतिहास दोहराएंगे। पटना गया रेलखंड के कनौदी गांव के समीप आंधी पानी के कारण चलती ट्रेन पर पेड़ गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई क्षति होने की सूचना नहीं है। तकरीबन 2 घंटे के बाद डाउन साइड की ओर से परिचालन प्रारंभ किया गया। स्थानीय स्टेशन प्रबंधक जितेंद्र कुमार ने बताया कि 03270 सवारी गाड़ी दोपहर 12:40 में जहानाबाद से पटना के लिए खुली थी। इसी बीच तेज आंधी पानी आ गया। ट्रेन जो ही कनौदी गांव के समीप पहुंचा, एक पेड़ टूटकर चलती ट्रेन पर गिर गया। गया फतेहपुर के मातासो निवासी सुरेन मांझी की सांसों की डोर टूट गई। 4 दिनों पहले उसे पैसे के लिए एक नर्सिंग होम से सड़क पर फेंक दिया गया था। उसी पैसे की किल्लत से स्वजन उसे इलाज के लिए नहीं ले जा सके। अपने घर में ही सुरेन जिंदगी की जंग हार गए। इस तरह से 4 दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर विराम लग गया। सुरेन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का मातासो पंचायत का अध्यक्ष थे। स्वजन ने कहा कि नर्सिंग होम में इलाज के दौरान सारे पैसे खर्च हो गए थे। इसके कारण जेपीएन अस्पताल से तब उन्हें रेफर किया गया तो उन लोगों के पास एम्बुलेंस के लिए भी पैसे नहीं थे। पैसे के अभाव के कारण सुरेन को गंभीर हालत में गांव वापस लेकर आना पड़ा। गया जिले में नक्सलियों ने बुधवार की देर रात डुमरिया प्रखंड के मेगरा थाना क्षेत्र में कई जगहों पर पोस्टर चिपकाया है। मेगरा नारायणपुर मुख्य मार्ग और मेगरा बाजार के दर्जनों जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। नक्सलियों ने लिखा है कि महादलितों को घर से निकलने और इसका प्रतिवाद करने पर औरतों का सील हरण करने वाले को कड़ी सजा दें। पोस्टर पर भाकपा माओवादी मध्य जोनल कमेटी लिखा हुआ है।
बिहार में लॉकडाउन का असर और इसे और बढ़ाने को लेकर राज्य के सभी जिलों के सीएमओ और डीपीएम के साथ डॉक्टरों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। हर बड़ी बैठक में इस पर मंथन किया जा रहा है। राज्य के 90 अधिकारियों ने इसे प्रभावी बताते हुए लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर मंथन किया गया है। आरजेडी परिवार की तरफ से शहाबुद्दीन के परिवार को मनाने का क्रम जारी है। गुरुवार को बंद कमरे में तेज प्रताप और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की बातचीत हुई। पहले दूसरी जगह मुलाकात हुई थी, फिर ओसामा उन्हें अपने घर ले गए। इस मुलाकात के बाद शहाबुद्दीन समर्थकों की राय बदली है। वे कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। शहाबुद्दीन के परिवार को मनाने के लिए तेज प्रताप के साथ आसपास के दर्जनों नेता पहुंचे थे। अब ओसामा भी नॉर्मल हो गए हैं। अब राज्य में मौजूदा प्रतिबंधों के अलावा कुछ और सख्ती के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आंशिक लॉकडाउन को 2 सप्ताह यानी कि 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियम के अनुसार अब शादी समारोह में 50 लोगों के स्थान पर केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 16 मई से निजी वाहनों से राज्य के बाहर आने जाने के लिए भी ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड से बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी और दूसरे राज्य से आने के लिए कोरोना नेगेटिव का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए होम या संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू होगा जो 72 घंटों के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो को ठीक होने में अभी 1 महीने और लगेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्चुअल बैठक के दौरान विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में दिया है। विधायक राज सिन्हा ने बैठक में इंद्रजीत की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि वे 25 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। उनका हालचाल सरकार ले, वे किस हाल में है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधायक इंद्रजीत महतो की देखरेख कर रहे डॉक्टर जिंदल से सरकार का संपर्क बना हुआ है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से विधायक के मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा है। उनके फेफड़े का संक्रमण ठीक होने के बाद उन्हें न्यूरो विभाग में भर्ती किया जाएगा, जहां उनके मस्तिष्क का इलाज होगा। इसमें तकरीबन 1 महीने का वक्त और लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधायक इंद्रजीत महतो के लिए पूरी तरह गंभीर है और उनका पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के मुंशी मोहल्ला के शांति कुंज मार्केट में गुरुवार तड़के 4 बजे आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 दुकानें जल गई, जबकि कुछ दुकानें आंशिक रूप से आग की चपेट में आई। लाखों का नुकसान भी हुआ है। स्थानीय लोगों की सक्रियता और मौके पर अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी पहुंचने के कारण आग फैल नहीं पाया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। धनबाद यातायात पुलिस ने गुरुवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें बिना मास्क और हेलमेट पहने लोगों से जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने बाइक चालकों का हेलमेट, मास्क व गाड़ी के कागजात की जांच की। यातायात पुलिस ने बताया कि संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए लोगों की भीड़ को कम करना उनका उद्देश्य है, जिससे कि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। कोविड-19 का जो संक्रमण इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति हो रही है और पूरी दुनिया की स्थिति को देखते हुए हम लोग कुछ नियंत्रण पे काबू पाने के लिए, ताकि कुछ कोविड पे काबू पाया जा सके, जिससे चलते हेलमेट, मास्क वगैरह सब कुछ देखा जा रहा है, ताकि यातायात में कुछ कमी आवे, लोगों का घर से निकलना कम हो। जो जरूरी कार्य से निकले वही घर से निकले, अन्यथा बाकी सब अपने घर पे रहें, जिससे कुछ हम लोग सफलता पा सकें अपने कोविड-19। बलियापुर थाना क्षेत्र के रांगामाटी के जय हिंद मोड़ स्थित एक अवैध गोदाम में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर एफसीआई का 80 क्विंटल चावल जब्त किया है। यह छापेमारी में बलियापुर बीडीओ रतन कुमार सिंह और बलियापुर थाना प्रभारी मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब्त चावल स्थानीय डीलर आतिश सिन्हा को सुपुर्द कर दिया है। अंचल अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध गोदाम संचालक अशोक भगत एफसीआई का चावल स्टॉक कर रहा है। सूचना के बाद यहां छापेमारी की गई, जिसमें 80 क्विंटल चावल बरामद की गई है। छापेमारी से पहले गोदाम संचालक मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक भगत नामक व्यक्ति हैं, जिनके घर में
सरकारी जो राशन है उसके आपूर्ति का चावल जो है उसको दूसरे बोरों में भर करके और उसको बेचा जाता है जी। उसी सूचना के आधार पे हम और अंचल अधिकारी बलियापुर आए थे, थाना विधात में प्रभारी साहब, और यहाँ पे घटना जो है वो सत्य पाई गई है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर कितने बोरे चावल बरामद हुए? सर क्या क्या बरामद हुआ यहाँ पे? लगभग 130 बोरे हैं चावल के जो एफसीआई का है, 119 बोरे हैं एफसीआई के और 100 से ऊपर बोरे हैं जिनमें की चावल को भरा गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप शिविर लगाकर करीब 100 लोगों को मुफ्त में काढ़ा व दवाई दिया गया है। मौके पर होम्योपैथिक डॉक्टर अर्जुन पांडे, मगधेश कुमार, मदर एनजीओ शुभ दृष्टि के सचिव सुनील कुमार वर्मा उपस्थित थे। डॉक्टर अर्जुन पांडे ने लोगों को काढ़ा व दवा के डोज की जानकारी दी। सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि कोरोना की भयावह स्थिति चरम पर है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मदर एनजीओ सभी 42 COS के साथ जिले भर में इस तरह का कैंप लगाकर लोगों के बीच प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़ा व होम्योपैथिक दवाएं वितरित कर रही है। उन्होंने बताया जल्द ही जिले में स्पोर्ट केंद्र बनाया जाएगा, जहां ऑक्सीजन गैस, मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी संसाधन की व्यवस्था कर लोगों के बीच पहुंचाई जाएगी। सहयोगी संस्थाएं हैं, किसान विकास ट्रस्ट, ग्रामीण विकास केंद्र, अन्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा जो हम लोग कोविड-19 में हम लोग लोगों को जो है आर्सेनिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है और ठीक भी हो रहे हैं। तो उनको जो है आर्सेनिक दवा के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। इसका उपयोग करें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क लगाएं और बराबर कंटिन्यू से। धनबाद की एक सामाजिक संस्था रिलीफ फंड ने गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। समूह के सदस्यों ने बताया कि वह लोग इस आपदा काल में जरूरतमंदों को दवा, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में मदद करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। इस कार्य को करने के लिए वह अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल कर जरूरतमंदों के बीच सामान खरीद रहे हैं। इस कार्य में उन लोगों ने 200 से अधिक जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई है। उनकी अपील है कि सभी स्थानों पर छात्र अपने शिक्षण संस्थान और शिक्षकों के सहयोग से ऐसे समूह तैयार करें और इस आपदा काल में जरूरतमंदों की मदद करें। 29 तारीख को इसको शुरुआत किया है सनत कुमार, अलीसा चौहान और अंकित कौर ने मिलकर। फिर बाद में हमें 2 और लोगों ने जो हमारे साथ जुड़ा, अपूर्वा अग्रवाल और अंबुश रिटोलिया, जो हमारे ग्रुप के भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमारा ग्रुप जो है जितने भी जैसे कि हम लोगों को मदद पहुंचाते हैं, सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन चाहिए किसी को ऑक्सीजन बेड चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको। जैसे हमारे पास केस आता है, हमने अभी तक 200 से ज़्यादा मरीजों का हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अन्य चीज़ों की सहायता को ये पहुंचाई है। आज क्या किया है? आज हम यहाँ पे आए हैं डीसी को सीएम रिलीफ फंड में 21,000 रुपये का योगदान देने के लिए। ये पैसा कहाँ से जुटाया आपने? ये पैसा हमारे जैसे कि जो भी मेंबर्स है ग्रुप के, और हमने अपना पॉकेट मनी से डोनेशन दिया, इकट्ठा किया और फिर हमने कोरोना वायरस के हल्के लक्षण से संक्रमित सीआरपीएफ के 4 जवानों को धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट प्रदान की गई। होम आइसोलेशन के नोडल पदाधिकारी रुपेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान संजय पेनकरा, शैलेंद्र राम, मुकेश कुमार तथा वी सर्वनम कोरोना के हल्के लक्षण से संक्रमित थे। सभी तोपचांची सीआरपीएफ कैंप में आइसोलेट हैं। कोरोना महामारी में ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा लगातार ऑक्सीजन, ब्लड और बेड की मदद जरूरतमंदों को पहुंचाई जा रही है। साथ ही जरूरतमंदों को रेगुलेटर की जरूरत को देखते हुए सहायता रिलीफ फंड ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के उपाध्यक्ष अंबुश रिटोलिया के प्रयास से अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल को सहायता रिलीफ फंड के सदस्य
सनित कुमार और लीसा चौहान ने 2 ऑक्सीजन रेगुलेटर किट हाउसिंग कॉलोनी बुलाकर सौंपा, जिसे जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर गौतम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आकाश मंडल, सक्रिय सदस्य दीपायान, समानता, अमित डॉन एवं अन्य मौजूद थे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।